नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी यूपीएसआई की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 4 प्रैक्टिस सेट किए, जिसमें हमने अब तक टोटल 160 क्वेश्चन बच्चों कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका उसमें काफी अच्छा स्कोर आया होगा। तो चलिए फिर बच्चों, आज की हम इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को दो तरीकों से दो पार्ट में किया था, उसी तरीके से बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को भी हम दो पार्ट में करने वाले हैं। यानी कि पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में बच्चों 20 क्वेश्चन। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो क्लास है ज्यादा लंबी नहीं होगी और आप 1 घंटे की क्लास जल्दी से, मतलब 2 स्पीड में करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो करिए भाई इसको शुरुआत। और मैं टाइमर भी लगा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप जो है अपने टाइम को भी जांच पाओ कि आप क्वेश्चन को कितने टाइम में कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए आपके सामने बच्चों आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम से बच्चों पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, अच्छा एक बार मैं टाइमर लगा देता हूं पहले। ठीक है, करिए अपना क्वेश्चन, देखते हैं कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। सबसे पहले आप अपना टाइम देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, यदि पी एन बराबर, पी एन की वैल्यू दे रखी है 2 × 4 की पावर 2n+1 प्लस 3 की पावर 3n+1, सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n के लिए x से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। आपसे इतनी सी बात बच्चों क्वेश्चन में पूछी गई है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे लिए जो काम की बात है वो ये है कि n की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर, n का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। और आप जानते हो कि नेचुरल नंबर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। यानी कि एन जो होगा वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा, हर नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। इस बात का मतलब बच्चों ये है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ साफ शब्दों में कहा कि 2 × 4 की पावर दे रखी है 2n+1। तो इस 4 को बच्चों हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर के रूप में। ठीक है, तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे शुरुआत में, और 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2n+1 में, तो 2 दूनी 4n और प्लस के 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, और 3 की पावर 3n+1 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि ये किससे विभाज्य होगा, यानी कि ये x से विभाज्य है, तो उस x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं बच्चों में 2 की पावर 4n और 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3। तो यहाँ पे आ गए 3 प्लस 3 की पावर 3n+1। ठीक है, और अगर ये n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर एक से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो हर एक नेचुरल नंबर पर ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये हर एक नेचुरल नंबर पर सेटिस्फाई करता है तो हम n की वैल्यू बच्चों एक रख के देखते हैं, क्योंकि हर नंबर पर सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं n की वैल्यू एक लेता हूं तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 4 3 7 है ना, प्लस, और 3 की पावर बनेगी 3 और 1 4, यानी कि 2 की पावर 7 होता है 64 दूनी 128, और प्लस 3 की पावर 4 यानी कि 81। इनको जोड़ दोगे आप, 8 और 1 9, 8 और 2 10, और ये हो गया 209। अब हमें ये देखना है कि ये जो 209 है, ये इन 4 ऑप्शन में से 3 नंबर दे रखे हैं, 3 ऑप्शनों में किससे डिविजिबल है। अगर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब आंसर हमारा बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा 11 है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, 9 और 2 11, तो इसका मतलब ये 11 - 0 यानी कि 11, 11 से ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 9 है। 7 दूनी 14, ये बनेगा बच्चों आपका 69, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इस तरीके से बच्चों आपको करना था। आप n की वैल्यू 2 रखोगे उस पर भी सेटिस्फाई करेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे उस पर भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमें ही बेटा कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम एक n की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो सबसे छोटी हो, और सबसे छोटी बच्चों 1 होगी। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके लिए मैं टाइमर लगा देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और एक बार जल्दी से करने की कोशिश करना भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है एचसीएफ एलसीएम का। ठीक है बच्चों, करिए जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का मैसे यानी कि एचसीएफ 18 है, उनका योगफल 270 है। यदि दोनों 3 अंकों की संख्या है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, यानी कि उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। आपसे इतनी सी बात बच्चों पूछी गई है, लेकिन यहां पर शर्त दे रखी है कि जो संख्या होगी ना वो दोनों, वो क्या होगी बच्चों, 3 अंकों की संख्या होगी। ये साफ शब्दों में हमें बता रखा है बच्चों। अब करिए जल्दी से एक बार,
कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। अगर आप इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर बना पा रहे हो या 1 मिनट के अंदर बना पा रहे हो तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को पहचान भी रहे हो और जल्दी से उठा कर भी रहे हो। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि 5 सेकंड में कर दो, क्योंकि 5 सेकंड का सवाल ये नहीं है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम आपके सामने है और देखिए आपने अपना क्वेश्चन बना लिया है या नहीं, इसका आंसर फिर क्या होगा, क्या होने वाला है वो देखिए। चलिए बच्चों करते हैं भाई शुरू। कह रहा कि दो संख्याओं का इससे 18 है। अगर मैं ये कहूं कि एक संख्या ए और बी दो संख्याओं का रेशियो है, मैं अगर ये कहूं कि दो संख्याएं हैं और उनका रेशियो बच्चों ए और बी है और उनका HCF 18 है, तो संख्या क्या बनेगी हमारी 18A और 18B हमारी ये संख्या रही होगी। क्लियर है बात। और आपसे पूछा गया है फाइनली कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब हुआ बच्चों 1/18A प्लस 1/18B। क्लियर है बात, यहां तक। अब यहां से मैं एलसीएम लूंगा 18A और बी, तो 18A से 18A कटेगा, ऊपर गया बी, और 18B से 18B गएगा कटेगा तो ऊपर गया ए, यानी कि ऊपर क्या आया बच्चों A+B आया। क्लियर है बात यहां तक। और ए और बी हमने उन दो संख्याओं का रेशियो मान के चले कि ए और बी उन दो संख्याओं का रेशियो है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इन संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है 270 है, तो 18A प्लस 18B बराबर 270। तो यहां से बच्चों में A प्लस बी की वैल्यू निकाल लूंगा। 270 को 18 से डिवाइड करोगे, 270 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90। इसका मतलब A प्लस बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, वो आई आपकी 15। क्लियर है बात यहां तक। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो A प्लस बी का मतलब है दो संख्याओं के रेशियो का सम, यानी कि A प्लस बी का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे 15 और 15/18AB। क्लियर। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो हमारा जो फाइनली आंसर आने वाला है वो 5/6AB ये आंसर बच्चों हमारा बनने वाला है। यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर में रहेगा वो 5 रहेगा, तो 5/168 ये 15/56 है, ये आंसर नहीं होगा। 15/224 है, ये आंसर नहीं होगा। तो जो आंसर बच्चों हमारा बनने वाला है या तो ए होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अपोन में 6AB है, यानी कि आंसर जो भी बनेगा वो 6 का मल्टीपल होगा अपोन में। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 6 से कटता है कि नहीं। 168 ये 2 से भी कटेगा, 6 और 1 7 और 8 15 ये 3 से भी कटता है। यहाँ पे देखोगे 3 और 3 6 और 6 12 ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन वाइज अगर हम चेक करते हैं ए और सी को, तो यहाँ पर बच्चों संभावना ए की भी है और ऑप्शन सी की भी है, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है 336 भी और 168 भी। क्लियर। तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब हमें पेयर देखने पड़ेंगे कि ऐसे कौन सा पेयर बनेगा जिनका सम 15 होगा और HCF उनका 1 होगा, क्योंकि रेशियो का HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब बात को समझिए। भाई अगर मैं कहूं पेयर ये अगर 1 है ये 14 है, तो आप कहोगे 14 और 1 15 तो बन गया, HCF भी इनका 1 है। लेकिन सवाल में साफ शब्दों में कहा कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 18 की, तो 18 एकम 18, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या देगा। भाई कितने अंकों की देगा, 2 अंकों की। ये पेयर हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करता हूं 2 और 13 की, किसकी, 2 और 13 की, 2 और 13 की, 2 और 13 15 हो गया, लेकिन 18 दूनी 36 2 अंकों की संख्या देगा, ये भी पेयर नहीं ले सकते। 3 और 12 HCF, 3 और 12 का 12 और 3 15 तो हो गया, लेकिन 3 और 12 का HCF कितना होगा, 3 होगा, ये भी पेयर नहीं ले सकते। 4 + 11 15 तो हो गया, लेकिन 18 चौक 72 2 अंकों की संख्या देगा, ये भी नहीं पेयर ले सकते। 5 और 10 15, 15 का HCF 5 होगा, ये भी नहीं ले सकते। 6 और 9 अगर ले, 9 और 6 15 तो होगा, लेकिन 6 और 9 का HCF 3 बनेगा, ये भी पेयर नहीं ले सकते। अगर मैं लेता हूँ 7 और 8 15, अब 7 और 8 15 हो गया, 7 और 8 का HCF भी 1 है, और 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144, जो कि हमारी 3 अंकों की संख्या देगा। इसका मतलब हमारा जो पेयर बनेगा वो 7 और 8 बनेगा। तो इसका मतलब ए और बी हमारा क्या था बच्चों, रेशियो था। तो यहां पर बच्चों 7 अठी 56, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 7 अठी 56। तो 5/6 गुणा 56 यहाँ पे बच्चों हमें लिखना है, और हमारा आंसर बच्चों यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो 5/6 छंग 36, 3 6 पंजे 30, यानी कि 336। तो आंसर हमारा फाइनली क्या होगा, 5/336, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बच्चों। ठीक है,
तो हमें संख्या अगर निकालने को बोलता तो हमारी संख्या क्या होती है, 126 और 144 होती, क्योंकि दोनों ही 3 अंकों की संख्या है और यही शर्त बच्चों क्वेश्चन में रखी गई थी। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। करिए भाई इस बात को, इस क्वेश्चन को, कितना आसान सवाल है, मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, कह रहा है कि 60 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्वेश्चन में साफ शब्दों में कहा कि पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पावर 2 के रूप में होंगे, मल्टीपल में होगी। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये ऑप्शन से ही आप कर सकते हो सवाल को, जरूरी नहीं कि पूरा करना। देखिए 6 की मल्टीप्लाई अगर करते हो आप, 6 छंग 36, 360 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। 10 की मल्टीप्लाई करोगे 600, 600 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। 12 छिक 72, 720 बनेगा, 720 भी बच्चों हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 छिक्का 90 यानी कि 900 बनेगा, 930 का स्क्वायर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा इस सवाल का, 15 होगा। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश करना बच्चों, चाहे वीडियो पॉज करके करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, चलिए करिए भाई बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया कि 65,536 का वर्गमूल, फिर उसका फिफ्थ रूट करना है, फिर 38,416 का स्क्वायर रूट करना है, फिर फिफ्थ रूट करना है, और पूरे की पावर दे रखी है बच्चों 5/2। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि 65,536 बटे 38,416, 38,416। अब इसका हमें करना है सबसे पहले वर्गमूल, फिर इसका करना है फिफ्थ रूट, इसका करना है बच्चों फिफ्थ रूट, और पूरे की जो पावर दे रखी है बच्चों वो 5/2 दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस बात को। आप कहोगे यस सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपने वर्गमूल करना सीखा होगा तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 36 है और यूनिट डिजिट पे 6 है, तो 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। आप कहोगे 6 आने की पॉसिबिलिटी 2 है। या तो 4 के स्क्वायर 16 में यूनिट डिजिट 6 होगा, या फिर 6 के स्क्वायर 36 में यूनिट डिजिट 6 होगा। आप कहोगे यस सर। अब ये 655 बचा हुआ है, 655। तो ऐसी संख्या चुनिए जिसका स्क्वायर जस्ट 655 के बराबर हो या उससे छोटा हो। आप कहोगे 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 625, और 26 का स्क्वायर 676 जो कि 655 से बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे 25 का स्क्वायर लोगे, 25 का स्क्वायर 625। 25 से अगला नंबर कौन सा होगा बच्चों, 25 से अगला नंबर होता है 26। 25 की मल्टीप्लाई 26 में करो, 26 में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 26 को आप ब्रेक कर लोगे 25 + 1, है ना। तो 25 25 625 और 25 650। तो 650 से बच्चों ये बड़ा है, यानी कि 25 गुणा 26 कितना है, 650। 650 से 655 बड़ा है, तो बड़ी चॉइस उठाओगे। 4 और 6 में से बड़ा कौन है, 6। इसका मतलब ये 256 का स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार हम इसका भी वर्गमूल इसी तरीके से करेंगे। भाई यूनिट डिजिट पे 6 है, 6 आने की पॉसिबिलिटी है तो 4 है या 6 है। अब ये डिसाइड करेगा कौन, 384, कि यूनिट डिजिट पे 4 होगा वर्गमूल करने के बाद या फिर 6 होगा। तो आप 384 पे फोकस कीजिए, ऐसा नंबर चुनिए जिसका स्क्वायर जस्ट 384 के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। आप कहोगे 361 जो कि 19 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर 400 जो कि बड़ा है। तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे 19 होगा। 19 से अगला नंबर होता है 20, 19 दुगुणा 20 करोगे, 19 दूनी 38, 380 आया। अब 380 से 384 बड़ा है तो बड़ी चॉइस उठाओगे। इसका मतलब ये 196 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर है बात यहां तक। तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट कर लिया, इसका भी स्क्वायर रूट कर लिया। अब हमें करना है बच्चों फिफ्थ रूट। क्या मैं इस फिफ्थ रूट को इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/5? आप कहोगे यस सर, और पूरे की पावर है बच्चों कितनी, 5/2। तो पूरे की पावर जो 5/2 है ये आपस में मल्टीप्लाई करेगी। अब ये आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करेगी तो 5 से 5 कटेगा, तो क्या बचेगा, 1/2। और 1/2 का मतलब है बच्चों इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16, और 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14। अब इसको सोल्व कर लोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 सते 14, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब जो आया बच्चों वो 8/7 आया, जो कि आपका बी ऑप्शन था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि मुझे पढ़ाना है लेकिन आपको खुद के लिए करना है, तो आपने बहुत फास्ट किया होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आते हैं तो तब कर पाए होंगे। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि आप सीख चुके होंगे किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपना आप में बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। तो मैंने टाइमर लगा दिया, एक बार इसको करने की कोशिश जरूर करना मेरे दोस्त, है ना, करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन में कहा गया कि जब किसी भिन्न में उसी भिन्न से गुणा किया जाता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, है ना, जब किसी भिन्न में, कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, उसी भिन्न से गुणा किया जाता है, ये क्वेश्चन में कहा। और फिर गुणनफल को यानी कि इसी को उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल से विभाजित यानी कि डिवाइड किया जाता है, तो परिणाम ये प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में कहा। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भिन्न या कोई फ्रैक्शन x बटे वाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है दोस्त। क्वेश्चन में कहा गया कि एक फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, तो हमने कर दिया x बटे वाई। अब जो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, इसको हमें इस फ्रैक्शन के उल्टे से डिवाइड करना, यानी कि y बटे x से डिवाइड करना, है ना। y बटे x से डिवाइड करोगे तो उल्टा होने के बाद ये x बटे y होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या प्राप्त होता है, आप कहोगे सर ये 10 सही 296 बटे 1728 प्राप्त होता है। यानी कि 1728 गुणा 10 प्लस ये जोड़ना है आपको, तो 1728 में 10 की गुणा 0 और 296 और जोड़ दोगे, तो ये हो गया बच्चों 6 9 और 8 17 का 7 का 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 17,576। तो क्या प्राप्त होता है, 17,576 प्राप्त होता है ऊपर, और बटे में क्या प्राप्त होता है, 1728। क्लियर है बात यहां तक, ये क्वेश्चन में हमें कहा गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इस बात का मतलब क्या होगा, एक्स 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 यानी कि एक्स बटे वाई की पावर 3 तो होगा, इसका मतलब ये होगा। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, और कुछ नहीं करना दोस्त, है ना। 17,576 बटे 1728 का क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे एक्स बटे वाई, तो क्यूब रूट निकाल लोगे। अब क्यूब रूट करने का तरीका मैं बताता हूं आपको, अगर शायद ना जानते हो, ठीक है। देखिए, अब हमें इसका क्यूब रूट करना है, तो 576 पेयर बनाओगे 3 का, और इधर बनाओगे बच्चों जो बचे नंबर होंगे उसका। तो यहाँ पे बच्चों यूनिट डिजिट पे 6 है, तो 6 केवल तब आ सकता है जब 6 की पावर 3 करोगे। इसका मतलब यहाँ पे 6 होगा यूनिट डिजिट पे। अब 17 के लिए क्या करोगे, 17 के लिए क्योंकि 6 की पावर 3 पर ही 6 मिलेगा, और कोई पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पे नहीं बनती। जिस तरीके स्क्वायर रूट में 2 पॉसिबिलिटी बनती है हमेशा यूनिट डिजिट पे अंक आने के लिए, डिजिट आने के लिए, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट में बच्चों कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, अगर 7 है तो 7 के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी 7 की पावर 3 पे 343 पे, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी बनेगी वहां पे। भाई अगर यूनिट डिजिट पे 7 है तो 3, और 3 है तो 7। क्लियर है बात, ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक उसी प्रकार 8 है यूनिट डिजिट पे तो 2 आएगा, क्यूब रूट करने के बाद। 2 है तो 8 आता है क्यूब रूट करने के बाद, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन 6 पे 5 पे 9 पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है दोस्तों। अब 17 के लिए आप क्या करोगे, ऐसी संख्या देखोगे जिसका क्यूब या तो 17 के बराबर हो या जस्ट उससे छोटा हो। तो 2 की पावर 3 8 हुआ, 3 की पावर 3 27 जो कि 17 से ज्यादा होगा, तो आप लोगे 2। तो 2 की पावर 3 8 जो कि 17 से छोटा है, इसका मतलब 26 की पावर 3 है, ठीक है। और जैसे कि 1728 है बच्चों, इसको तो आपको वैसे भी याद रखना है, ये 12 की पावर 3 होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि 8 के लिए हमेशा 2 होगा, और एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका क्यूब या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो 1 की पावर 3 1 यानी कि बराबर हो गया। तो ये आ गया बच्चों हमारा 26/12। तो आसान सवाल था, 26/12। इसको काट लोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 और बटे 6, ये आ गया 13/6। अब क्वेश्चन में कहा गया व्यक्त किए गए मूल भिन्न में अंश और हर के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए जब वे सहभाज्य के रूप में होते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अंश और हर के वर्गों का औसत हमें बताना है, लेकिन वे सहभाज्य फॉर्म में अगर लिखे हुए हैं, को प्राइम नंबर के रूप में अगर लिखे हुए हैं, तो आप देखोगे हमने बच्चों उसको सिंप्लीफाई करने के बाद 13/6 कर दिया। अब 13/6 करने का मतलब है इसको हमने को प्राइम रूप में लिख दिया, यानी कि 13 और 6 का हिस्सा फिलहाल 1 है। तो अब इनके वर्गों का औसत, 13 का स्क्वायर कितना 169, 6 का स्क्वायर कितना 36, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 9 और 6 15, 6 और 3 9 और 1 10, ये हो गया बच्चों आपका 205। 205 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 102.5, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन बच्चों नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी भाई, किस तरीके से करना था समझ पाए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है, करिए इसको एक बार जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया कि a बराबर 243 की पावर 0.12 इंटू 243 की पावर 0.08 तथा b बराबर दे रखा है 1/16 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 1/27 की पावर -4/3। तो आपसे पूछा गया है b बटा a का मान क्या होगा। तो बच्चों b बटा a का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर आपको b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, चलिए करते हैं भाई शुरू। इसको हम कह सकते हैं कि ये सर्च इंडिसीज का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करना है। भाई मुझे बताओ 243 को देख के आपको दिमाग में आनी चाहिए कि 81 3 की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 5। 243 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 5। अब 5 जो पावर होगी वो 0.12 में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे a बराबर कितना है? 3 की पावर 5 और 5 मल्टीप्लाई करेगा 0.12 में। ठीक है, और इनटू है यहाँ पे। इसी प्रकार 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेगा 0.08 में। आप कहोगे यस सर। तो ये हो गया बच्चों 12 पंजे 60 यानी कि 0.6 और ये हो गया 8 पंजे 40 यानी कि 0.4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0.6 प्लस 0.4, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। 6 और 4 10 यानी कि 1.0 यानी कि 3। तो यहां से बच्चों मैंने a की वैल्यू जो निकाल ली वो कितनी निकाल ली? 3 निकाल ली। उम्मीद करता हूँ चीजें यहां तक क्लियर हो पाई होगी। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं ताकि कम समय में आपको ये 20 क्वेश्चन करा पाए। ठीक है, चलिएगा। तो इस बात को समझिए कि 243 का मतलब है 3 की पावर 5 और पावर मल्टीप्लाई करता है क्योंकि सर्च इंडिसीज का एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और पूरे की पावर अगर n है तो आपस में पावर क्या करती है दोस्तों? मल्टीप्लाई करती है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो पाई होगी कि 3 की पावर 5 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 3 की पावर 5 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। अगर बेस इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे बेस इक्वल देख रहे हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो पावर ऐड भी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया तो आंसर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालनी है बच्चों b की वैल्यू। b की वैल्यू, अब b की वैल्यू निकालनी है तो समझिए। तो यहाँ पे बच्चों 1/216 की पावर -2/3 है। एक फॉर्मूला है, एक नियम है बच्चों कि 1/a अगर लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो -1 लिख सकता हूं, उसको ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये 1/216 मतलब 6 की पावर 3 है। अब जब 6 की पावर 3 बटे में है तो ऊपर जाएगा माइनस की 6 की पावर -3 होगी। अब 6 की पावर -3 होगी तो -3 गुणा -2/3 मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 की पावर -3 -3 गुणा -2/3। ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको ताकि चीजें क्लियर हो। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ये यहाँ पे बटे में 3 है, ऊपर जाएगी तो कितना बनेगा? 3 की पावर -3 3 इंटू -4/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए, देखो माइनस से माइनस कटेगा और यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। यहाँ पे बचेगा 6 की पावर 2 यानी कि 36 और डिवाइड कर दिया हमने 3 की पावर 4 यानी कि 81 से। इसका मतलब ये हो गया 9 चौक 36 9 नम 81 यानी कि 4/9। अब हमें जो बताना है वो बताना है दोस्तों b बटा ए। अब b बटा ए बताना है यानी कि 4/9 को डिवाइड करना है दोस्तों किससे? a से। a की वैल्यू कितनी है? 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 यहीं पाएगा। तो 4/9 × 27 आंसर कितना आया दोस्तों? 4/27, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी कि सर्च इंडिसीज का क्वेश्चन है। ये केवल समझाने के लिए इतना दोस्त मैंने लिखा है, वरना मैं डायरेक्ट 3 ही लिखता है यहाँ पे इस तरीके से कि 5 12 पंजे 60.6 और यहाँ पे 8 पंजे 40.4, 3 की पावर 0.4 3 की पावर 0.6, ये जुड़ेगा 6 और 4 10 यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे फाइनली कितना बनने वाला था? a की वैल्यू 3 बनने वाला था। ठीक इसी प्रकार में यहीं पे सॉल्व करता, 6 की पावर -3 जाएगी, माइनस से माइनस, 3 से 3, 6 की पावर 2 यानी कि 36 बनेगा। डिवाइड आ गया, 3 की पावर 3 ऊपर जाएगी -3, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3, 3 की पावर 4 बचेगा यानी कि 81 और 9 चौक 36 9 नम 81, 4/9 में डायरेक्ट लिखता। ये केवल समझाने के लिए ताकि हर बच्चा समझ ले इजीली कि किस तरीके से करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, करने की कोशिश करें एक बार जल्दी से कि किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, करिए जल्दी, करिए भाई जल्दी, है ना।
क्वेश्चन में कहा गया कि बच्चों के एक समूह के पास कुल 120 चॉकलेट है। तो टोटल जो चॉकलेट की संख्या है वो 120 है। उनमें से आठ ने उनमें से आठ ने सात सात चॉकलेट खाई। शेष ने प्रत्येक व्यक्ति सभी द्वारा खाई गई चॉकलेट की औसत संख्या से एक चॉकलेट कम खाता है। यानी कि जो शेष बचे हुए हैं उनमें से जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कितनी चॉकलेट खाता है, मतलब सभी के द्वारा खाई गई चॉकलेट की जो औसत संख्या होगी, है ना, उससे एक कम चॉकलेट खाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि समूह में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है। बात को समझिए दोस्तों, समूह में कितने बच्चे हो सकते हैं ये बात पूछ रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हमने मान लिया टोटल जो चाइल्ड है वो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए दोस्त मैं एक्स मान लूं कि टोटल जो बच्चे हैं वो एक्स है। क्लियर है बात यहां तक? तो उनमें से आठ बच्चे ऐसे हैं, उनमें से कितने बच्चे, आठ बच्चे ऐसे हैं कि प्रत्येक सात सात चॉकलेट खाता है। यानी कि एक बच्चा सात चॉकलेट खाता है। अगर एक बच्चा सात चॉकलेट खाता है तो आठ बच्चे कितनी खाएंगे, आठ सती 56 चॉकलेट खाएंगे। आप कहोगे यस सर। तो एक्स टोटल बच्चे थे, एक्स में से आठ बच्चों ने 56 चॉकलेट खा ली। तो मुझे बताइए बच्चे कितने बचे। आप कहोगे एक्स माइनस आठ बच्चे बचे। अब कितने बच्चे बचे, एक्स माइनस आठ बच्चे बचे। और क्वेश्चन में यह कहा गया दोस्तों कि जो शेष बच्चे बचते हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक बच्चा उतनी चॉकलेट खाता है जो सबने खाई उनके औसत से एक कम खाता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा बच्चों एवरेज। अब एवरेज निकालना पड़ेगा। टोटल चॉकलेट कितनी है 120 और टोटल बच्चे कितने हैं एक्स। तो एवरेज कितना आ गया सबका, 120 बटे एक्स आ गया। अब ये एवरेज है, उससे एक कम प्रत्येक बच्चा खाता है, एक कम प्रत्येक बच्चा खाता है, एक बच्चा इतनी खाता है। तो एक्स माइनस आठ बच्चे कितनी खाएंगे, इतनी चॉकलेट खाएंगे। तो कुल चॉकलेट बच्चों कितनी थी 120। तो 120 के बराबर है कुल चॉकलेट। बात समझ में आई यहां तक? तो कुल चॉकलेट को हमने बराबर कर दिया 120 के। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये बताओ 8 सती 56, 56 को जब 120 में से घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस आठ। 120 बटे एक्स माइनस एक और बराबर 8 से 56 घटाओगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ना दो रास्ते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक रास्ता तो है कि आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, एक रास्ता है थोड़ा स्मार्ट अप्रोच दिखाओ कि आपको जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है कि अधिकतम कितने बच्चे हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि चार ऑप्शन में जो जो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा उसको लेके चलोगे सबसे पहले। तो सबसे बड़ा बच्चों 60 था, है ना। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अगर अधिकतम 60 बच्चे हैं तो ये 64 सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 60 बच्चे हैं तो 60 में से 8 कम करो, कितना आ गया 52। अब x की वैल्यू 60 है, 60 दूनी 120, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो 52 गुणा 1 64 के बराबर नहीं आ पाया। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद जस्ट छोटा कौन सा है 40। अगर मैं x 40 मानता हूं, टोटल बच्चे में 40 मानता हूं, तो 40 में से 8 कम कर दोगे तो आप कहोगे सर 32 आ गया। 40 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बनेगा 3, और 3 में से एक कम कर दोगे तो कितना होगा 2। तो 32 दूनी 64 जो कि सेटिस्फाई हो गया। तो इस बात का मतलब है दोस्तों हमारा जो आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि 40 टोटल बच्चे हैं। इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की ये थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं पिछले सेट में, और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत जल्दी से दे पाओगे। मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड में आप इस सवाल को कर पाओगे। तो एक बार जरूर करना इस क्वेश्चन को फटाफट। मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूं उस सवाल को करने के लिए। करिए फटाफट, करिए भाई बच्चों। ऐसा सवाल आप बार बार पढ़ रहे हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, है ना, कई बार पूछा भी जा चुका अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी गलती से हीरे को 6, 8 और 11 के अनुपात में तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे 88,880 का नुकसान हो जाता है। हीरे की वास्तविक कीमत क्या होगी, ये सवाल में पूछ लिया। तो मुझे एक बात बताओ, उसका जो हीरे का प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, समानुपाती है ये बोल रहे हैं।
तो अगर हीरा ना टूटता तब कितना वेट था उसका, तो 11 और 8 19, 19 और 6 कितना हो गया 25, यानी कि 25 यूनिट वेट था। तो फिर प्राइस कितना होगा, आप कहोगे सर 25 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 625 कीमत थी उसकी शुरुआत में। इनिशियली जो कीमत थी वो कितनी थी, 625 थी। लेकिन टूटने के बाद जो कीमत होगी बच्चों वो कितनी होगी, आप कहोगे 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया। ठीक है, टूटने के बाद जो कीमत बनी वो कितनी बनी, 64 और 3600, 100 200 221, कितनी बनी भाई, 221 कीमत बनी टूटने के बाद, 221। तो पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत थी 625, अब कीमत कितनी होगी, 221 होगी। तो भाई नुकसान कितना हुआ, आप कहोगे 625 में से 221 कम कर दो, 5 में से 1 कम कर दोगे 4, ये 0 और ये 404। इसका मतलब जो लॉस हुआ ना दोस्तों वो 404 यूनिट का हुआ। कितना हुआ, 404 यूनिट का लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चन में मैं बता रखा है कि नहीं, 88,880 का लॉस है। तो 404 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है 88,880 रुपए का लॉस हुआ, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। और आपसे पूछ रहे दोस्त हीरे की वास्तविक कीमत क्या होगी, तो वास्तविक कीमत है 625, यानी कि 625 यूनिट की वैल्यू बच्चों में निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 88,880 बटे 404 और गुणा 625 कर दोगे तो एक यूनिट की वैल्यू होगी। वैसे 25 का मल्टीपल आंसर होगा, आप देख रहे सारे ही ऑप्शन 25 के मल्टीपल है दोस्त। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक बार। 4 से काट दो, 4 से काट दोगे कितना हो गया 101, 4 से काट दोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0, ये हो गया। अब 101 अपने आप में बच्चों एक यूनिक नंबर है, मैं यहाँ पे ही आपको बताना चाहूंगा 101 का मतलब क्या है। 101 में किसी भी दो अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो वो अंक जो है ना 2 बार रिपीट होगा। या 101 में किसी दो अंकों की संख्या जिसकी सेम डिजिट हो तो वो अंक कितनी बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, ये 101 अपने आप में एक यूनिक नंबर है। और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर की भी अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो वो 101 होता है। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं अगर 101 से काटता हूं तो इस बात का मतलब क्या होगा कि ये 22 22 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 22 गुना 101 रहा होगा, तब 22 22 लिखा गया होगा। एक जीरो भी है तो मैंने जीरो और लगा दी। तो इसका मतलब 220 गुना 625 हमें करना है। 220 गुना 625 यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 में 11 दिख रहा है ना, 11 का मल्टीपल लगाओ। 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 8 ही है ना, 5 और 2 7, ये 11 से नहीं कटेगा। 1 और 7 8, 8 और ये 6, 8 में 6 गए 2, 11 से नहीं कटेगा। 1 और 7 8, 8 और ये 5 और 1 6, 2 बनेगा, 11 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखोगे 1 और 7 8 और 3 और 5 8, 8 माइनस 8 0, यानी कि 11 से कटेगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा प्रोडक्ट आने के बाद 137500। तो ये बच्चों आपका आंसर है, यानी कि 1,37,500 हीरे की वास्तविक कीमत थी। क्लियर है बात यहां तक। तो इस तरीके से हम कभी मल्टीपल, कभी डिविजिबिलिटी रूल, कभी पूरी कैलकुलेशन, इस तरीके से बच्चों हम करते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए। तो 101 का रूल भी आपको पता चल चुका होगा कि सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर भी 101 है, और किसी भी 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बार रिपीट होगी। या एक ही अंक को 2 बार लिखने से बनने वाली 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई 101 में करते हो तो वो अंक 4 बार रिपीट हो जाता है, 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, करके मजा आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को तो एक बार जरूर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन में कहा गया कि अमन, बिट्टू, चमन और दिनेश एक परिवार के 4 सदस्य हैं। ठीक है, अमन की आयु परिवार की औसत आयु का 2/3वां है। बिट्टू की आयु अमन की आयु का 80% है। दिनेश की आयु बिट्टू की आयु से 150% अधिक है। अमन की आयु ज्ञात कीजिए यदि चमन और दिनेश की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। लेकिन ये नहीं बताया भाई, इसने ये नहीं बताया कि चमन और दिनेश की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया चमन बड़ा है या फिर दिनेश बड़ा है, ये बिल्कुल नहीं बताया। अब हमें ये सारी चीजें बच्चों देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। भाई कितने लोग हैं, एक तो अमन है, एक बिट्टू है, एक चमन है और एक दिनेश है। ठीक है, ये 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं। तो अमन की जो आयु है परिवार की औसत आयु का 2/3 है। अब भाई हमें तो परिवार की औसत आयु भी नहीं पता, ना बता रखा क्वेश्चन में। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि परिवार की जो औसत आयु है, एवरेज है, वो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो कि एक्स है भाई। परिवार की औसत आयु कितनी है, एक्स है। ठीक है,
तो अमन की जो एज होगी उस औसत आयु का कितना गुना होगी, 2/3 गुना होगी। यानी कि 2/3x होगी इस अमन की एज। क्लियर है बात यहां तक? अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज काम करना है, ठीक है। बिट्टू की आयु अमन की आयु का 80% है। अब बिट्टू की जो आयु है दोस्तों, वो अमन की आयु का कितना है, वो अमन की आयु का 80%, यानी कि 2/3x का 80%, यानी कि 4/5, यानी कि 4 दूनी 8 और 5 तिये 15। तो मैं कह सकता हूं 8/15x है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों दिनेश की, तो दिनेश की आयु बिट्टू की आयु से 150% अधिक है। अब यहाँ पे दिनेश की आयु बता रखी है हमें कि दिनेश की आयु बिट्टू की आयु से, यानी कि 8/15x से, 8/15x से कितना अधिक है भाई, 150% अधिक है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, यानी कि 2/3 ज्यादा। तो 2/3 ज्यादा का मतलब 5, 5/2 गुना है इसका मतलब, है ना। 2 चौक 8 कर दोगे और 5 तिये 15 कर दोगे, तो ये हो गया बच्चों 4/3x। कितना हो गया, 4/3x। तो दिनेश की आयु कितनी होगी, 4/3x होगी। क्लियर है बात? इस तरीके से हमने निकाल ली बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन में कहा गया कि अमन की आयु ज्ञात कीजिए, हमें बतानी है अमन की आयु क्या होगी। अमन की आयु ज्ञात कीजिए यदि चमन और दिनेश की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है, ठीक है। अब इन दोनों की आयु के जो बीच का अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है बच्चों, 5 वर्ष यहाँ पे दे रखा है। बट ये नहीं बताया कि चमन बड़ा है या फिर दिनेश बड़ा है, ठीक है। चलिए अब करते हैं भाई क्वेश्चन को। अब इनका एवरेज मैंने कितना माना, x। तो सम कितना होगा भाई सबका, 4x होगा। होगा कि नहीं होगा, सबका सम 4x होगा। अब हमें c के बारे में कुछ पता नहीं, हमने c को c रखा। इन सब का सम कर दो, जोड़ दो इन सबको। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अब यहां पर आप एक बात देख पा रहे होंगे कि अपोन में 3 है, 15 है, 3 है। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 15। अगर मैं पूरी बात को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगी। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ये बन गया 10x। प्लस 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15c, और प्लस 15 की मल्टीप्लाई करोगे 3 पंजे 15, 5 चौक 20, ये कितना हो गया, 20x हो गया। और बराबर 15 की मल्टीप्लाई करा 15 चौका 60, यानी कि ये 60x हो गया। क्लियर है बात यहां तक? अब 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38x आप यहां से घटाओगे, 60 में से 38 कम कर दोगे, 60 में से कितना कम कर दोगे, 38। तो कितना हो गया भाई, 22 हो गया, 22x, है ना। तो यहां से 15c की वैल्यू निकाल लोगे, 15c बराबर कितना हो गया दोस्तों, 22x हो गया। और यहां से बच्चों में c की एज निकाल लूंगा, तो 22/15x। तो c की एज जो आई वो कितनी आई, 22/15x आई। c की एज कितनी आई, 22/15x आई। इस तरीके से हमने निकाल ली c की एज, ठीक है। अब हमें वैल्यू के रूप में जो दे रखा ना क्वेश्चन में, वो 5 साल दे रखा। इनकी आयु के बीच का अंतर 5 साल है, किसकी, c और d की आयु के बीच का अंतर। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहां से हमें ये देखना पड़ेगा सी बड़ा है कि डी बड़ा है ना, 5 के बराबर रखना है। तो अगर मैं सी को थोड़ी देर के लिए बड़ा मान लूं, तो 22/15x माइनस डी की वैल्यू कितनी थी, डी की एज है 4/3x। अब ये घटाऊं तो 5 के बराबर होना चाहिए, तो ये बड़ा होना चाहिए एक तरीके से। अगर मैं 5 तिये 15, 5 चौक 20, बिल्कुल 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22x माइनस 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20x छोटा है, इसका मतलब यही बड़ा था। और 15 पंजे 75। तो यहां से बच्चों में 2x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। 2x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 75 आ गई 2x की वैल्यू। अब आप मुझे एक बात बताओ, अमन की एज बतानी थी, अमन की एज बतानी थी, और अमन की एज बतानी है। 2x की वैल्यू कितनी है, 75, और बटे 3। तो आंसर कितना बनेगा, 25 साल। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमन है वो 25 साल का था। अमन कितने साल का था, 25 साल का था। बी ऑप्शन बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन को करना था। इसमें कोई भी तिड़गम आप नहीं बिठा सकते। अगर तुम भिड़ाने की कोशिश भी करोगे ना, तो लगभग तुम्हें आध घंटा अगर लगा और तुमने तिड़गम बिठा भी लिया कुछ भी, अगर भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो मेरे भाई वो कुछ ही पलों के लिए तुम्हें याद रहेगा। लेकिन जो बिल्कुल सही तरीका होगा इस सवाल को करने के लिए, वो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी। और आंसर कितना आ गया भाई, 25 साल आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया जैसे कि लैंग्वेज में कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करिए भाई फटाफट इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है,
तो परिणाम संख्या स्वयं वह संख्या है। तो यानी कि 40% में अगर हमने 42 जोड़ दिया, सॉरी भाई, तो परिणाम क्या बनेगा, वो स्वयम है, और स्वयं संख्या वो 100% रही होगी। तो 100% में से 40% तुम कम कर दोगे तो कितना बनेगा, 60%। 60% यानी कि 42 के बराबर है। किसी संख्या का 60% यानी कि 42 के बराबर है। हमें चाहिए कितना, 100%। तो 10% कितना होगा भाई, 6 से भी डिवाइड कर दो, 6 से भी डिवाइड कर दो। 10% की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगी आपका 7। लेकिन हमें 100% चाहिए, एक जीरो उधर बढ़ाओ, एक जीरो उधर बढ़ाओ, तो आंसर कितना आ गया, 70, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज को पकड़ो, उसी के हिसाब से काम कर दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, और कितने बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे, वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम में आप इस सवाल का जवाब दे रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए भाई जल्दी इस क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और एक प्रैक्टिस सेट के जरिए बच्चों मैं आपको इसको, मॉक टेस्ट के जरिए आपको इनको पढ़ा रहा हूँ। हर सवाल रिपीट होता है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्या पता तुम्हारे इस 2026 के यूपीएसआई के एग्जाम में कौन सा सवाल यहां से सीधे आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलिए, अब कर लिया होगा भी बहुत सारे बच्चों ने तो, है ना। और बहुत सारे बच्चे जो है टकरे होंगे, अभी भी क्या करना है सवाल में, बात को समझिए भाई। क्वेश्चन में कहा गया, मिस्टर गांगुली 50,000 आम प्रति 8 रुपए पर खरीदते हैं। यानी कि एक आम की जो कीमत दे रखी है वो 8 रुपए दे रखी है, और आम कितने खरीदे भाई, 50,000 आम खरीदे। फिर कह रहा है कि वे देखते हैं कि उसमें 20% खराब हो चुके हैं, वे खाने लायक नहीं है। यानी कि उन 50,000 आम में 20% आम ऐसे हैं जो खराब हो चुके, जो खाने लायक नहीं है ना। उनको बचे हुए आम कितने मूल्य पर बेचने चाहिए कि उसको उनको कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाए। तो बात को समझिए दोस्तों। भाई एक आम कितने का, 8 रुपए का, लाया कितना वो, 50,000 आम। कितने लाए, 50,000 आम। एक आम की कीमत है 8 रुपए, तो कितने रुपए के पड़ेंगे उसको, 50,000 गुना 8, इतने रुपए के पड़ेंगे। बात समझ में आई। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर एक भी आम खराब ना होता और वो 30% का लाभ चाहता है अब भी, तो 130% में बेचना पड़ेगा कि नहीं, कितने परसेंट में, 130% में। तो 130% का मतलब 1.3। आप कहोगे यस सर, क्योंकि 130% का मतलब होता है 130/100, यानी कि 1.3। क्लियर है बात, याद रख। तो वो अब इन सब आम को, 50,000 आम को वो इतने रुपए में बेचता, अगर एक भी आम खराब ना हुआ होता, इतने रुपए में वो 50,000 आम को बेचता। लेकिन हमें बतानी है बच्चों एक आम की कीमत, और उसमें 20% आम खराब भी हो चुके। तो मुझे बताओ आम कितने बचे भाई। अगर 50,000 आम में से 20% आम खराब है, तो आम 80% तो सही है ना। 80% का मतलब 0.8, 80% का मतलब 0.8, तो 50,000 का 80% ही होगा। तो इतने आम बिल्कुल सही है, और इन आम को अब वो इतने रुपए में बेचना चाहता है। तो एक आम की कीमत क्या होगी, एक आम का एसपी क्या होगा, एक आम का एसपी, एक आम का एसपी हमें निकालना था दोस्त। ठीक है, तो एक आम का एसपी क्या होगा, बस इसको कैलकुलेट कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। आप कहोगे 50,000 से 50,000 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से 8 कट गया, तो एक आम का एसपी कितना होगा, 13 रुपए। तो इसका मतलब आंसर आपका जो बनेगा वो 13 रुपए बनेगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, 130% में बेच रहा, तो कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन 13 का मल्टीपल नहीं था, तो आंसर हमारा 13 ही बनता। आप इस तरीके से भी आप देख सकते हो। भाई 30% का लाभ का मतलब 130% में बेचेगा, भाई 130 का मतलब 1.3, तो 1.3 यानी कि 13 का मल्टीपल कहलाया। क्लियर है बात, यहां तक इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका बहुत बेहतरीन सवाल है ना। करिए इस सवाल को फटाफट। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में अच्छा ये सवाल नहीं है, हाँ वो दूसरा सवाल है, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे बेचता है। कितने परसेंट की भाई, 15% की। 15% का डिस्काउंट दिया और उसे बेचता है, और 12% का लाभ प्राप्त करता है। 12% का लाभ प्राप्त करता है। तो आपने बच्चों कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ा होगा सीपी और एमआरपी के रिलेशन को। सीपी और एमआरपी का एक रिलेशन होता है कि जब हम रिलेशन पे काम करते हैं तो काम उल्टा करते हैं। डिस्काउंट तो देंगे हम सीपी की तरफ, और प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं हम एमआरपी की तरफ।
तो डिस्काउंट 15% का दिया, मतलब सीपी उसका 85 हो गया। और प्रॉफिट लिया 12% का, यानी कि उसका एमआरपी कितना है, 112 है। तो हमने डायरेक्ट बच्चों यहां से रेशियो निकाल लिया सीपी और एमआरपी का, कि सीपी हमारा 85 है और एमआरपी हमारा कितना होगा, 120 होगा, वो सॉरी 112 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 10% की वृद्धि की जाती है। भाई क्रय मूल्य में हमने 10% की वृद्धि कर दी, कितने की, 10% की। अब 10% की जब हमने इंक्रीमेंट कर दिया क्रय मूल्य में, तो 85 का 10% 8.5, यानी कि 8.5 जोड़ोगे 85 में, 8 और 5 13, यानी कि 93.5, यानी कि अब इसका जो सीपी बना वो कितना बना, 93.5 बना। क्लियर है बात यहां तक, आप कहोगे यस सर। अब क्वेश्चन में कहा गया तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। यानी कि अंकित मूल्य आज भी उसका 112 ही है। अगर सीपी उसका 93.5 हो भी गया, तो अंकित मूल्य आज भी उसने वही रखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया उसी अंकित मूल्य पर, यानी कि 112 रुपए पर ही कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, कि जो उसका छूट किसके बीच में होता है भाई, डिस्काउंट एमआरपी और एसपी के बीच में होगा, है ना। कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए ताकि पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित किया जा सके। अब लाभ पहले कितना था, 12%। और लाभ और हानि दोस्तों हमेशा सीपी और एसपी के बीच में होगी। तो 12% का फायदा चाहिए, इसका मतलब 112% में बेचना पड़ेगा, 112% में बेचना पड़ेगा। तो 93.5 का 112%, 112% में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 12% का अगर फायदा चाहिए तो। क्लियर है बात यहां तक। 112% को मैं लिख सकता हूँ बटे में 100। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हमें देखना है डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 112 से 112 कटेगा, ये एसपी है और ये एमआरपी है। तो हमारा काम जो चलेगा वो एमआरपी और एसपी के बीच में चलेगा। 112 से 112 काट दिया, तो इधर आ गया 100, और इधर आ गया कितना, 93.5। तो डिस्काउंट कितना होगा, 99 में से 93 घटाओगे 6.5, यानी कि डिस्काउंट जो दिया गया बच्चों वो दिया गया 6.5 का, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं जैसे जैसे लैंग्वेज में कहा गया वैसा वैसा काम आप करते चले जाओगे, तो आंसर नहीं आपका गलत होगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई होगी दोस्तों। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका काफी बेहतरीन है बच्चों। इस सवाल को करिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना। एक बार जो है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना, 30 सेकंड से पहले पहले करने की कोशिश करना। ठीक है। चलिए करिए फटाफट। करिए भाई बच्चों। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। राहुल रमन करम से, कितने लोग हैं भाई, 3 लोग। राहुल रमन करम से 9,000 रुपए 6,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद राहुल व्यापार छोड़ देता है तथा मोहन 15,000 लगाकर साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल 57,000 रुपए लाभ होता है। इस लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे बच्चों यहाँ पर पूछा गया है। चलिए समझिए। राहुल है, रमन है, और बच्चों मोहन है, 3 लोग, है ना। अब राहुल ने क्या किया, राहुल ने 9,000 रुपए लगाए व्यापार में, 9,000 यानी कि 9 के। और रमन ने लगाए 6,000 यानी कि 6 के। ठीक है दोस्त। अब ये कहा गया 4 महीने के बाद राहुल व्यापार छोड़ देता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल का पैसा व्यापार में 4 महीने तक पड़ा रहा। क्लियर है बात यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया दोस्तों, अब क्वेश्चन में बोल दिया 4 महीने के बाद राहुल व्यापार छोड़ देता है तथा मोहन 15,000 रुपए लगाकर साझेदार हो जाता है। मोहन ने कितना पैसा लगाया, 15,000, लेकिन ये कब आया, 4 महीने बाद आया। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वर्ष के अंत में, तो यहां से पता चला कि जो व्यापार चला वो पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए चला। अब अगर 1 साल के लिए चला दोस्तों, तो रमन का पैसा तो पूरे 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए पड़ा रहा। मोहन 4 महीने बाद आया, तो इसका मतलब ये 8 महीने तक ही व्यापार में रहा दोस्तों। ठीक है। अब यहां से बस रेशो निकालना है, हमें कुछ नहीं करना और, है ना। 4 से काट दोगे, 4 ही कम 4, 4 तिये 12, और 4 दूनी 8। 3 से काट दोगे, 3 तिये 9, और 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। तो रेशियो बच्चों यहाँ पे निकल जाएगा आपका 3, 3 दूनी 6,
और 5 दूनी 10। ये फाइनली रेशियो बच्चों हमारा आ चुका राहुल, रमन और मोहन का इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ये प्रॉफिट का रेशियो है दोस्तों। ये किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट कर लिया, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हमारा आ चुका। ठीक है, तो मोहन को कितना हिस्सा मिला? तो मोहन को मिला 10 हिस्सा। कितना हिस्सा? 10। टोटल कितने में से भाई? 10 और 6 16 और 3 19। 19 में से तो मिला 10, तो हमें बताना है 57,000 में से कितना मिलेगा मोहन को। ये बच्चों हमें बताना था इस सवाल में। तो 19 से आप काट दोगे, 19 तीय 57 यानी कि 3 के, और 10 तीय 30 यानी कि 30,000। तो मोहन का जो हिस्सा है दोस्तों इसमें 57,000 में, वो कितना है? 30,000, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझ पाए होंगे और किस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को देख के एकदम फटाफट करना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 अभी तक हमने कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, और इसको एक बार बनाने की कोशिश करना। बहुत बेहतरीन सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में कहा गया कि ए, बी और सी अकेले क्रम से 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय लगेगा? आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये तो इजी क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से समझना होता है बच्चों कि ए, बी और सी कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं। 20 16 और 30, 20 16 और 30। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल वर्क क्या होगा। तो एलसीएम लीजिए बच्चों। देखो 16 पंजे 80 और 3 240। तो एलसीएम यानी कि टोटल वर्क आ चुका। अब आप कहोगे सर आपने इतना फास्ट क्यों कर ले लिया, है ना? तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एलसीएम लेते हैं ना, तो हर फैमिली का बड़ा मेंबर लेना। तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 है, ये 16 है, इसमें 2 ही है। 15 दूनी 30, तो 16 तो आएगा ही आएगा। अब इसमें 5 था, तो 16 पंजे 80 मैंने तुरंत कर दिया। 80 में 3 नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई और कर दी, तो 240 हमारा बच्चों यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको फास्ट लेना है एलसीएम। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है भाई। एफिशिएंसी तो 2 से 20 से काट दोगे तो 12 आ गया, है ना? और यहाँ पे बच्चों 16 से काट दोगे, 16 कम 16, 16 पंजे 80, 15 आ गया। और 3 से काट दोगे, 30 से काट दोगे, 3 अठे 24 आ गया। तो ये आ गया एफिशिएंसी। अब इतना काम बच्चों हर क्वेश्चन में लगभग सेम होता है। अब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज का काम करना है। जैसे कि सवाल में कहा गया कि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, इसका मतलब सी काम में था ही नहीं शुरुआत में। ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन बाद काम करके छोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं? 27। 4 दिन में कितना किया होगा? 27 का 108। तो 108 काम करके इन्होंने छोड़ दिया, तो कितना शेष बचा भाई? यहाँ बचा बच्चों 3, 132 काम शेष बचा अभी भी। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा? आपको के सी करेगा। तो सी के द्वारा कितना काम हुआ? 132 काम हुआ, और सी करता है एक दिन में 8 काम। तो 4 से बच्चों उसको डिवाइड कर दोगे आप लोग। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो 33/2 यानी कि 32 का आधा है 16, 16 सही 1/2 दिन यहाँ पे आंसर बनने वाला है बच्चों आपका। 16 सही 1/2 दिन, जो कि बी ऑप्शन है। तो एक सरल सवाल था बच्चों, ये कोई बड़ा सवाल नहीं था। तो बहुत आसान क्वेश्चन, और आसानी से आपने कर भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का पूछा हुआ और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये पहले भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है अब। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, कह रहा कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, तो पहले काम देख लो कितना है। तो एलसीएम आ गया 100, 20 पंजे 100, 25 का 100, ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें काम करना है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों ने 5 दिन तक एक साथ किया। तो 5 दिन तक एक साथ किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते भाई? 5 और 4 9, एक दिन में दोनों के द्वारा हुआ। 5 दिन में कितना काम हुआ? 45 काम हुआ। तो 100 में से 45 काम हो चुका, कितना बचा भाई? आप कहोगे 55 काम बचा। अब कह रहा कि बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि बी जो है मैदान छोड़ के भाग चुका। बी यहाँ पर काम छोड़कर भाग चुका। शेष काम कितना बचा हुआ है? 55 काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेंगे, ये सवाल में बच्चों हमें कहा गया।
तो इस 55 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में 5 करेगा तो 11 दिन और लगेंगे, इसका मतलब ये इस सवाल का जवाब है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आ चुका है दोस्तों आपके सामने, पाइप एंड सिस्टम का बहुत बेहतरीन सवाल। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करना, और उसके बाद अपने टाइम को मैच करना कि आप कितने टाइम के अंदर इस सवाल को कर पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बता दूं, कोई बड़ा सवाल दोस्तों नहीं है ये भी, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है कि लैंग्वेज को देख के बच्चा कई बार घबरा जाता है एग्जाम में, है ना, कि भाई ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी है, कैसे करना है, छोड़ना है कि पढ़ना है, इस तरीके से, है ना। चलिए, तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक टंकी में पानी के दो नल हैं, वो खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए, देखो यहां तक चीजें पढ़ लो फिर रुक जाओ, फिर उसके बाद तुम एक काम करो, एलसीएम निकाल लिया करो। भाई दो नल भरने वाले मान लो, सी नल ये खाली करने वाला है, तो पहला नल 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल अकेला 18 घंटे में भर सकता है। लेकिन जो रिसाव है वो भरे हुए टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है, ये सवाल में कहा गया। तो सबसे पहले देखो टंकी की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 12 18 36 का एल्सियम कितना होगा? 36। तो हमने मान लिया 36 लीटर का टैंक है। अब एफिशिएंसी निकाल लो प्रत्येक की। भाई 12 3 36, ये 1 घंटे में 3 भर सकता है। 18 दूनी 36, ये 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है। 36 से कम 36, ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बिल्कुल, है ना। यहाँ तक सबका काम सेम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है। भाई रिसाव है इसमें, है ना। तो जब हमने शुरुआत में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, तो जो रिसाव है उससे पानी निकल भी रहा होगा। लेकिन जो रिसाव को हमने ठीक कराया वो ठीक 1 घंटे बाद कराया, यानी कि 1 घंटे बाद कि उसे ठीक करा दिया जाता है। तो इसका मतलब जो रिसाव है बच्चों, ये केवल 1 घंटे ही काम करता है। भाई 3 और 2 5 भरा गया, 5 में से एक निकल गया, तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर केवल और केवल 4 लीटर भरा गया। कितने घंटे में भाई? 1 घंटे में केवल 4 लीटर भरा गया। 36 लीटर का टैंक था, 4 लीटर भरा जा चुका, तो कितना बचा भाई? 36 में से 4 कम कर दोगे तो तुम कहोगे 32 लीटर बचा हुआ है, अभी भी 32 लीटर पानी अभी भी बचा हुआ है भरे बिना, है ना। अब हमने क्या किया, इस रिसाव को तो ठीक कर दिया, है ना, ठीक कर दिया जाता है। तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? तो अब भरने वाले काम करेंगे, ए काम करेगा और बी काम करेगा। तो इस 32 लीटर को भरने के लिए ए और बी दोनों काम करते हैं, 1 घंटे में कितना भरेंगे दोनों मिलकर? 5। तो 32 को भरने में कितना टाइम लेंगे भाई? 5 × 30 6 से ही 2/5 घंटे ये लेने वाले हैं बच्चों। तो टोटल टाइम बच्चों यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि टोटल टाइम टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। 1 घंटा वहां पे हुआ, और ये 6 से ही 2/5, 5 से काट दोगे 60 को, 12 पंजी 60, 12 दूनी 24, 6 घंटे 24 मिनट ये आ गया बच्चों। तो कुल टाइम कितना लगने वाला था? 7 घंटे 24 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 7 घंटे 24 मिनट में ये टंकी पूरी तरीके से भरी गई होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि अपने आप में एक जानदार क्वेश्चन है, करके आपको काफी मजा आने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन को फटाफट करिए एक बार, करिए भाई जल्दी एक बार। क्वेश्चन में कहा गया कि दो समान धनराशियों को साधारण ब्याज पर क्रम से 6% और 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया, ठीक है। अब इसने बोल दिया साफ साफ शब्दों में कि समान धनराशि थी, है ना, 6% और 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया साधारण ब्याज पे, ठीक है। कह रहा कि पहली जो धनराशि है वो दूसरी धनराशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वसूल की गई। यानी कि जो पहली धनराशि थी उसको हमने दूसरी धनराशि जब हमने वसूल की, जब हमने दूसरी धनराशि यानी कि दूसरा जो पैसा था, जब हमने जिसको दिया रखा था उससे वसूल किया, उसके 2 साल बाद हमने पहली वाली ली, ठीक है। और प्रत्येक मामले में मिश्र धन क्या था? 1105 रुपए था, यानी कि मिश्र धन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि ये बराबर था, ठीक है।
तो प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि क्या थी, ये सवाल में पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछना चाहता है और दोनों के लिए वो बराबर था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों ये मान लूं कि जो दूसरी धनराशि थी, अगर वो दूसरी धनराशि को मैं मान लूं कि एक्स साल के लिए दी गई, तो पहली वाली जो धनराशि होगी वो 2 साल फालतू होगी, क्योंकि 2 साल बाद वसूल की गई। तो अगर दूसरी धनराशि को हमने एक्स वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रखा था, तो पहले वाली जो धनराशि है वो उससे 2 साल ज्यादा इन्वेस्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद वसूल की गई, यानी कि 2 साल और जो है हमने उसको नहीं लिया। ठीक है, तो अमाउंट जो होता है दोस्तों, अमाउंट वो यहाँ पे बराबर है दोनों में, मतलब 1105 ही था। तो अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप कहोगे यस सर। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आप कहोगे यस सर। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पहले वाला था, ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाला था। ठीक है, और ये अमाउंट दोनों तरफ से बराबर है। और आप कहोगे समान धनराशि है, साफ शब्दों में यहाँ पे बोल दिया गया समान धनराशि है। तो प्रिंसिपल दोनों ही केस में बच्चों यहाँ पे इक्वल है। दोनों ही केस में यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है। तो पहले वाले जो इन्वेस्टमेंट किया, पहली योजना में जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, 6% पर, वहां पे जो ब्याज मिला होगा वो SI1 मिला होगा। और दूसरी योजना में जो 10% पे इन्वेस्ट कर रखा, वहां से SI2 ब्याज मिला होगा। और यहाँ पे बच्चों प्रिंसिपल दोनों केस में बराबर है, ये बात सब साफ साफ बोल दी गई। तो यहाँ से प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कटेगा तो बचेगा क्या, तुम कहोगे SI1 बराबर SI2। तो इसका मतलब दोनों का जो ब्याज है दोस्तों वो बराबर रहा होगा। वैसे भी सिंपल सी बात है, जब दोनों समान धनराशि पर है और मिश्र धन बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का ब्याज बराबर ही होगा या नहीं होगा। ये चीज आपको लिख के नहीं समझनी थी, ये लिख के तो समझाई गई। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ लेनी थी कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट दोनों तरफ इक्वल है और यहाँ पर मिश्र धन भी बराबर है, तो ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों तरफ बच्चों ब्याज भी बराबर होगा। बात समझ में आई, आप हो गए यस सर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर पहली योजना में बच्चों 6% का ब्याज है 1 साल का, और दूसरी योजना में 10% का ब्याज है, और दूसरी योजना में हमने एक्स वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, तो यानी कि 10 गुणा एक्स, यानी कि कितना हो गया, 10x%। यहां से ब्याज जो मिला हमें 10x% मिला। ठीक है, दूसरी योजना से। पहली योजना में जो ब्याज मिलेगा वो 6% का था, लेकिन कितने साल के लिए, आप कहोगे 2x+2 साल के लिए। तो यहां से ब्याज बच्चों में इतना मिला, एक्स वो 6 × x+2। दोनों बातें होगी बच्चों बराबर, परसेंट से परसेंट कटेगा, है ना। 6x में से 6x को घटाओगे, 10x में से 4x बचेगा, 10x माइनस 6x क्या बचेगा, 4x बराबर 6 × 2 = 12। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका मतलब जो दूसरी योजना थी वो इन्वेस्टमेंट हमने कितने साल के लिए किया, 3 साल के लिए किया। क्लियर है बात। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो ब्याज कितना होगा भाई हमारा, 10 × 30, यानी कि 30% हमारा ब्याज होगा। तो मिश्र धन कितना होगा, आप कहोगे 130% होगा। और 130% की वैल्यू फिर क्या होगी, 130% की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होगी, 1105 होगी, 1105। और हमें बताना है 100% की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू। तो 1105/130 × 100, बस कितना काम करके निकल जाना है, उत्तर आपका आ चुका है। ठीक है, देखिए 0 से 0 काट दू, 13 से काट दोगे, 13×8 = 104, और कितना बचा, 6 × 13 = 65, यानी कि 850 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 850, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो मुद्दा क्या था बच्चों कि जब मिश्र धन भी बराबर हो रखा है और प्रिंसिपल भी बराबर है, तो ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों तरफ ब्याज भी बराबर होगा, साधारण ब्याज भी इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, केवल और केवल साधारण ब्याज को इक्वल कर लिया, और यहां से टाइम निकाल लिया कि दूसरी योजना का टाइम 3 साल है। अगर दूसरी योजना का टाइम 3 साल है तो ब्याज हमारा 10 × 30% बनेगा, तो मिश्र धन 130% होगा, जो कि 1105 के बराबर होगा। और 100% की वैल्यू हमारी 850 रुपए होगी, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 850 होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपका जो रेस चैप्टर है बच्चों वहां से पूछा गया था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, करके मजा आने वाला है। ठीक है, चलिएगा करिए भाई इसको एक बार जल्दी से ट्राई करना, फिर उसके बाद जो है अपना आंसर मैच करना। ठीक है, चलिए। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि 1200 मीटर की दौड़ में
बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है 1200 मीटर की दौड़ में। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो जीरो यहां से काट दूं, ये दो जीरो यहां से काट दूं, तो मैं कह सकता हूँ 12 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 1 मीटर से हराती है। तो यानी कि ए अगर 12 मीटर दौड़ती है, वो 1 मीटर कम दौड़ेगी, मतलब 11 मीटर दौड़ेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा गया कि 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। अगर मैं ये दो जीरो काट दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि 6 मीटर की दौड़ में बी सी को 1 मीटर से हराती है। तो इसका मतलब बी और सी का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बी और सी का रेशियो, बी अगर पूरे 6 मीटर दौड़ी तो वो 1 मीटर कम दौड़ी, यानी कि 5 मीटर दौड़ी। कौन सी? क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की चाल क्या होगी, ये सवाल में पूछ रहे हैं बच्चों के लिए। तो आपको केवल और केवल काम किस पे करना है, ए और सी पे। ए और सी का रेशियो निकाल दोगे, तो 12 6 72 ए की वैल्यू, और 11 5 55, ये आ गया बच्चों पी की वैल्यू। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर ए 72 मीटर दौड़ती है, तो सी कितना दौड़ती है भाई, 55 मीटर दौड़ती है। तो कितने मीटर से हराया है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो 12 में से 5 गए 7, 6 में से 5 गया 1, 17 मीटर से हमने, मतलब ए ने सी को हरा दिया। कितने मीटर से? 17 मीटर से। इस बात का मतलब बच्चों ये होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। एक सेकंड बच्चों, देखिए बच्चों, कितनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में जो दौड़ थी वो कितनी थी भाई, 720 की। तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर। तो एक 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 170 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ने सी को 720 मीटर की दौड़ में 170 मीटर से हराया, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी को 30 सेकंड से हराया। इसका मतलब ये हुआ कि सी को दौड़ को पूरी करने में 30 सेकंड का समय और लगेगा, यानी कि सी को 30 सेकंड में 170 मीटर और चलना पड़ेगा। तो सी की स्पीड क्या होगी, आप कहोगे 170/30 होगी, यानी कि 17/3 मीटर प्रति सेकंड बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब होगा। और आपसे यही पूछा गया था कि स्पीड क्या होगी, तो 17/3 मीटर प्रति सेकंड होगी। यानी कि 30 सेकंड और समय लगने वाला है दौड़ को पूरा करने के लिए, किसको, सी को। इसका मतलब उस 30 सेकंड में उसको 170 मीटर और चलना पड़ेगा। तो 30 सेकंड में 170 मीटर चलेगा, तो स्पीड क्या होगी, 17/3 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो आसान क्वेश्चन था। पूरा रेस चैप्टर बच्चों मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन में। ठीक है। चलिए खैर, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, है ना। आसान तो है ही, लेकिन बेहतरीन भी उतना ही है। हर कोई बच्चा इस सवाल को नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? कि अगर एल्जेब्रिक फॉर्मूले उसको पता है तो वो कर लेगा, और जिसको नहीं पता तो वो छोड़ के ही आएगा। लेकिन आसान भी उतना ही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी द्वारा 5y+5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y3-1 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो आपसे रेलगाड़ी की चाल क्या बटे इक्वल -1, और समय दे रखा है 5y-1। ठीक है। तो आप मुझे एक बार बताओ दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस ए माइनस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर ये फॉर्मूला याद है तो सब कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ, 5 -1 की पावर 3, मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 5 की पावर 3 -1 की पावर 3, आप हो गए आंसर। तो इसी का फॉर्मूला लगा देना है बस। 5y-1, अंदर ब्रैकेट में 5y स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस ही रहेगा, है ना। तो 5y×1, यानी कि कितना होगा, 5y, है ना। और अपोन में बच्चों यहाँ पे है 5y-1। तो जो कट रहा है काट लो, जो पिट रहा है पीट लो। ठीक है। तो यहां से इसको काट दोगे आप, तो बचेगा क्या दोस्तों, ये बचेगा आपके पास 25y² प्लस 5y और +1। तो ये स्पीड आपकी बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में आ चुकी है। और आपका जो जवाब होगा वो 25y² प्लस 1, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों आपका इस जवाब रहने वाला है। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका 19वां क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम बच्चों, बहुत ही शानदार, आपको मजा आएगा उस क्वेश्चन को करके, आपको सीख कर भी मजा आएगा। ठीक है। चलिए।
तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश करना, उसके बाद मैं कराता हूँ कि करना कैसे था। ठीक है, चलिए करिए बच्चों एक बार जल्दी से। मैं टाइम देता हूँ आपको 1 मिनट का पूरे, और कोशिश करना कि आप 1 मिनट से कम समय में कर पाओ। ठीक है, चलिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, करिए बच्चों जल्दी। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और जिस बच्चे ने भी किया होगा इस क्वेश्चन को, तो वो अपना कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। अगर आपने नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपने किसी ने भी नहीं किया होगा, अगर आपने कमेंट में किया। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम और देता हूँ। चलिए, करिए भैया ना। देखिए करना है आपको क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा गया कि अतुल ने 12,000 रुपए की राशि उधार ली। कितने रुपए की राशि उधार ली भाई? 12,000 रुपए की उधार ली। पहले वर्ष के अंत में 4800 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपए का भुगतान करके इसे अदा करने के लिए सहमत हो गया। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, कई बार ये पूछता है कि दूसरी जो किस्त बनेगी वो कितनी है, उसमें रेट देगा। लेकिन कई बार बच्चों यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेट क्या है। अब अगर बच्चों रेट पूछ रहे हैं आपसे कि रेट क्या है, और इस तरह की लैंग्वेज दे रखी है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बच्चों इस सवाल को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करना, वरना ये अपने आप में बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे। एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। भाई 12,000 रुपए मान लो उधार लिए। कितने लिए? 12,000 रुपए उधार लिए। अब 12,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज भी लगा होगा। 12,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगने के बाद यहाँ पे वो राशि आई होगी जो भी जोड़ने के बाद यहाँ पे जो ब्याज लगा होगा वो इसमें ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद ये राशि यहाँ पे आई होगी बच्चों। आप कहोगे यस सर। अब 1 साल के अंत में वो क्या करेगा? 4800 रुपये यहाँ से माइनस भी करेगा। 4800 रुपये माइनस कर दिए। अब 4800 रुपये माइनस कर दिए तो 4800 रुपये माइनस करने के बाद यहाँ पे वो राशि आएगी। यहाँ पे वो धन आएगा जो कम होने के बाद यहाँ पे आएगा। अब उस पे 1 साल का ब्याज और लगेगा। अब उस पे 1 साल का ब्याज और लगेगा। और ब्याज लगने के बाद बच्चों फिर वो दूसरी जो किस्त बनेगी वो 9240 की बनेगी। यानी कि ये हो गया आपका 9240 रुपये। ये हो गया 9240 रुपये। अब हमें बच्चों ये सेटिस्फाई करना कि कौन सी रेट हमें 9240 रुपये दे सकती है, बस ये सेटिस्फाई करना। सबसे पहले बच्चों में अगर पहले ही ऑप्शन मान लूं कि पहला ऑप्शन हमारा 10% है, कि रेट हमारी 10% है, अब मुझे ये चेक करना कि 9240 कौन सी रेट से आएगा। ठीक है, अगर मैं 10% मानता हूं तो 1200 का 12,000 का 10% कितना होगा है भाई? कितना होगा? 1200 रुपये। तो इसका मतलब 1200 रुपये ब्याज हो गया। 1200 रुपये हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो 12,000 में 1200 रुपये जोड़ना, यानी कि 13,200। कितना हो गया बच्चों? 13,200। ये हो गया 13,200। ब्याज लगने के बाद इतना रुपया हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें 4800 रुपये पहले साल वापस कर दिए। तो 4800 रुपये वापस कर दिए तो कितना बचा भाई? जीरो जीरो। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 12 में से 4 गए 8, 8400 रुपये बचेगा। अब 8400 रुपये में हमने फिर 10% के हिसाब से ब्याज लगाया। तो 8400 का 10% कितना? 840। अब इसमें 840 जोड़ोगे तो 40 तो यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया। 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1 8 और 1 9, यानी कि 9240 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर भी फिर बच्चों हमारा 10% ही होगा। अगर 10% ना बनता तो फिर हमें और चेक करना पड़ता है इस तरीके से। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बच्चों ऐसे सवाल को करने के लिए ये आपका ऑप्शन टेक्निक। ठीक है, वरना आपको पता क्या करना पड़ता, मैं आपको लिख के बताता हूँ आपको क्या करना पड़ता। भाई हमने 12,000 रुपए लिए किसी से उधार। 12,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज भी लगेगा, तो 1 + R/100। 1 साल का ब्याज लगा, ये 1 साल का हो गया। अब ब्याज लगने के बाद हमारा धन इतना हो गया है कि नहीं। अब इसमें से हमने 4800 रुपये वापस कर दिए। 4800 रुपये वापस कर दिए। वापस करने के बाद अब इतना बचा, इस पे भी 1 साल का ब्याज लगेगा, यानी कि 1 +
R/100, 1+R/100 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज लगने के बाद ये कितने के बराबर होना चाहिए? 9240 के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर फिर आर की वैल्यू तब जाके निकलेगी। अब देखो ये कितनी गंदी कैलकुलेशन होगी, बात समझ में आई? 12,000 गुना 1+R/100 माइनस 4800। अब ये डायरेक्ट हम घटा भी नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये बहुत गंदी कैलकुलेशन बनेगी। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको सिंपल इस तरीके से लिख लेना है, और आपको बस सेटिस्फाई कराना है कौन सी रेट आपका क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराती है। ठीक है, इस तरीके से करते ही आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट बच्चों क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, अभी तक हमने टोटल पार्ट 1 में जो प्रैक्टिस सेट 5 था उसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 20 क्वेश्चन किए। अब जो कल की क्लास बच्चों हमारी रहने वाली है उसमें हम प्रैक्टिस सेट 5 भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन हो गए बच्चों वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होगी और आपको काफी मजा आया होगा क्वेश्चन को करते हुए, और आपका स्कोर भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर रहा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी जुनून और उत्साह के साथ अपनी प्रॉपर तैयारी करते रहना, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके सामने ये डेट आने वाली है। 14 और 15 मार्च, है ना? बहुत कम समय आपका बचा हुआ है। जितनी प्रैक्टिस आप इसमें, जितने मॉक टेस्ट आप कर लोगे इधर उधर से कहीं से भी कर लो, लेकिन मेन चीज क्या है बच्चों? रास्ता कभी मैटर नहीं करता, मैटर करती है बच्चों मंजिल। तो मंजिल को पाने के लिए चाहे रास्ता कोई भी लो, साम दाम दंड भेद, अपनी मंजिल को तुम्हें पाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ बच्चों आपको अपना एग्जाम भी पूरा करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, जय हिंद।